तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा एमपीजीके का फुल कोर्स लेके आया हूं और ये कोर्स मैं मैप के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैप में आपको पता रहेगा कि कौन सा जिला कहां पे है और इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही मेरी जो आप ये मान लो हैंड राइटिंग वगैरह है, ये 1 नंबर राइटिंग है, ठीक है। और 1 नंबर यहाँ पे नोट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये मैंने एमपी का मैप बनाया, जिसे इसे थोड़ा सा मैं आउट जूम करता हूँ। देखो, अब मैं पता है क्या करूंगा, जैसे मैंने ये बता दिया ये जबलपुर है, तो यहाँ जाओगे ये कटनी है, ठीक है। यहाँ जाओगे ये मंडला है, ठीक है। नहीं, यहाँ जाओगे ये डिंडोरी है, यहाँ जाओगे ये मंडला है, ये नीचे ये बालाघाट है, ये सिवनी है, ये छिंदवाड़ा है, ये पाडुना है, ठीक है। और ये तुम्हारा नरसिंहपुर है। तो इस प्रकार से तुम्हें मैं सारे के सारे जिले याद करवा दूंगा और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस फुल कोर्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग, कई चीज़ें मैं आपको मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसे आपको रटवाने वाला नहीं हूँ कि कोई भी टॉपिक है, जैसे ये नदियाँ है, ठीक है। जैसे कोई ताप्ती नदी है, या यहाँ पे देखिए ये कौन सी नदी, यहाँ ताप्ती नदी है, ठीक है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह से, ये सारी की सारी चीज़ें। नर्मदा नदी के बारे में अपन बात करेंगे, ये नर्मदा नदी है। यहाँ पे देखिए नर्मदा की सहायक नदियाँ दाईं तरफ से कौन कौन सी है, बाईं तरफ से कौन कौन सी है। यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पर स्थित जो टापू हैं, द्वीप हैं, वो कौन से हैं। इसी के साथ हम गंगा नदी के अपवाह तंत्र की बात करेंगे, जैसे गंगा में यमुना रहती है, यमुना की कौन कौन सी बेसहायक नदियाँ जो मध्य प्रदेश से यमुना में मिलती हैं। इसके बाद हम चंबल नदी की बात करेंगे। देखो, तो कई चीज़ों के बारे में, केवल नदियों को पढ़ा के मैं चला नहीं जाऊंगा। तो आप ये मान लो कि सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं जो हमारा एमपीजीके का फुल कोर्स है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कई टॉपिकों को पढ़ाने वाला हूं और मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं इसे 4G की स्पीड में आपके लिए लेके आया हूं। 4G की स्पीड का मतलब ये है कि जैसे सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको अविभाजित मध्य प्रदेश, जो कि पेज क्रमांक 4 से 5 है। इसके बाद वर्तमान मध्य प्रदेश कर्क रेखा व केंद्र बिंदु, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्या मध्य प्रदेश का मैप, कौन सा जिला कहाँ पे है, ये आपको बन जाएगा ना। तो आपको सारी की सारी चीज़ें ये बन जाएंगी, और ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की नदियाँ, यहाँ पे प्रमुख नदियों का अलग है, ठीक है। प्रमुख नदियाँ, सिंचाई एवं बांध परियोजना बहुत पूछा जा रहा है आजकल। ये अभ्यारण्य बहुत पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछे जा रहे हैं। पर्वत, पहाड़ियाँ, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, संभाग आते ही हैं, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, जलवायु एवं वर्षा कैसी होती है, मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं, कृषि कैसी होती है। मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में प्रश्न आते हैं 2011 की। इसके बाद परिवहन व्यवस्था कैसी है, उद्योग कौन कौन से हैं एमपी में किस जिले को कौन कौन सा जीआई टैग मिला है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पुरस्कार, सम्मान, खनिज संपदा, प्रमुख मेले हैं, मेले तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। इसके बाद लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, मध्य प्रदेश की लोक कला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की गुफाएं कौन कौन सी है। मांडू की गुफाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, भीम बेटका की गुफाएं, ठीक है। इन सभी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किले, महल, दुर्ग, खेल परिदृश्य, शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान मंत्रिमंडल तथा पुलिस व्यवस्था। अभी वर्तमान का मंत्रिमंडल भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, पुलिस व्यवस्था भी इसमें सम्मिलित की है, और प्रमुख जनजातियों को भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख जो समाचार पत्र हैं वो कौन से हैं, और इसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के जो लेखक कवि हैं उनके बारे में भी। तो इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है अविभाजित मध्य प्रदेश। और आइए अपन अब अविभाजित मध्य प्रदेश को निकालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अविभाजित मध्य प्रदेश से मतलब है 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था, यानी कि 2000 तक का मध्य प्रदेश। तो उसमें एमपी के जो जिले हैं, इन सभी जिलों के बारे में अभी मैं सब पूरा डिस्कस करूंगा। आप ये मान लो ये है पूरी की पूरी छवि। सबसे पहले अपन एमपी के जिलों के बारे में जान लेते हैं कि एमपी के जिले अभी वर्तमान स्वरूप में कौन कौन से हैं। अपन सबसे पहले ऊपर से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर उत्तर की ओर आपको ये मैप तो दिख रहा है ना, हाँ। तो दोस्तों, ये है आपका श्योपुर। कौन है ये? आपका श्योपुर है। अच्छा, मैं इसको कलर से भी लिखता जाता हूँ। पहले जिले के नाम का पहला अक्षर मैं लिखूंगा, वो भी अंग्रेजी में, या फिर हिंदी में लिख सकता हूँ, अंग्रेजी में सही रहेगा, श्योपुर, ठीक है। ये है आपका श्योपुर, मैं बोलते जा रहा हूँ श्योपुर। ये है आपका मुरैना, मुंह लिख दिया, मुरैना यानी कि मुंह, मुरैना, श्योपुर, मुरैना।
ये है आपका भिंड। क्या है ये आपका भिंड। श्योपुर, मुरैना, भिंड। ये बीच में जो है ये है आपका ग्वालियर। क्या है ये आपका ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। ग्वालियर के बगल में ये है आपका दतिया। क्या है ये आपका दतिया। ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये है आपका दतिया। और ये है आपका शिवपुरी। क्या है शिवपुरी। तो शिवपुरी। अब देखो पांचों जिले के बारे में मैंने चर्चा कर ली, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। अभी क्योंकि देखो ये वर्तमान के जिले हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अविभाजित मध्य प्रदेश में तो केवल ये चीज जुड़ जाएगी, ये छत्तीसगढ़ जुड़ जाएगा तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश कहलाएगा। तो अभी जो 48 के 48 जिले, 48 माफ कीजिएगा, 55 के 55 जिले हैं, मैं इस मैप के माध्यम से आपको पूरा का पूरा पहले कंफर्म करवा रहा हूँ कि कौन सा जिला कहाँ है। ये आपको एज इट इज ऐसा मैप बना लेना है और ऐसे लिख देना है आपको, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। अब देखिए शिवपुरी से इस तरफ जाएंगे तो ये रहेगा गुना। ठीक है, ये यहाँ पे मिलेगा आपको गुना। और इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा अशोकनगर। क्या मिलेगा अशोकनगर। तो इस तरफ है देखो दाएं हाथ तरफ, यानी कि इस तरफ ये है गुना, इस तरफ है अशोकनगर। अशोकनगर से नीचे जाएंगे तो मिलेगा आपको सागर। क्या मिलेगा सागर। अशोकनगर से नीचे सागर। सागर के बगल में ये है आपका दमोह है। ये क्या है आपका दमोह है। तो अशोकनगर, सागर, दमोह है। दमोह से ऊपर ये जो देखो दमोह है, ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर दमोह को नहीं लगती। लेकिन ये जो है ना ये छतरपुर है। ये कौन सा, ये छतरपुर। तो ये है आपका छतरपुर। छतरपुर के बाद ये है तुम्हारा टीकमगढ़। टीकमगढ़। और ये है तुम्हारा टीकमगढ़ के बाद निमाड़ी, पन्ना नहीं, निमाड़ी। ठीक है, तो देखो दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। अब देखो छतरपुर से बगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा पन्ना। छतरपुर से बगल में कौन है, पन्ना। पन्ना से बगल में जाएंगे, पन्ना से बगल में है आपका सतना। ठीक है, तो ये पन्ना, ये सतना। सतना के बगल में रीवा। ये क्या है, रीवा। देखो पन्ना, सतना, रीवा। रीवा के साथ आप यहाँ पे चले जाओगे तो ये नया जिला बन गया है मऊगंज। कौन है, मऊगंज। अभी अभी बना है ये मऊगंज जिला। और देखो मऊगंज से और बगल में जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये नीचे ये सीधी है, सीधे से एक जिला बना था सिंगरौली। कौन सा जिला बना था, सिंगरौली। ये सिंगरौली है और ये सीधी है, ये सीधी जिला है। तो आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा और आप लोग इन चीज़ों को स्पष्ट समझ पा रहे होंगे। सीधे से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा शहडोल। ठीक है, शहडोल। शहडोल। शहडोल से ही एक जिला बना है, कौन सा, उमरिया। नहीं, उमरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है उमरिया। उमरिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कौन सा जिला है, अभी नया जिला बना है सतना से अलग होके, ये है मैहर। कौन सा जिला है, मैहर। शहडोल से ही एक जिला बना था अनूपपुर। कौन सा जिला, अनूपपुर। तो अनूपपुर, उमरिया। ठीक है, यहाँ पे उमरिया है, यहाँ पे अनूपपुर है। अनूपपुर के नीचे है मंडला। क्या है यहाँ पे, मंडला। यहाँ पे ये मंडला है। और मंडला से यहाँ पे नीचे जाएंगे, नहीं मंडला नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि मंडला से अलग हो गया था, ये डिंडोरी है आपका। ये डिंडोरी है। क्या है ये डिंडोरी है। डिंडोरी। डिंडोरी मंडला से अलग हुआ था तो मंडला ये है आपका। तो मंडला, डिंडोरी। अब यहाँ पे ये है आपका बालाघाट। कौन सा जिला है ये आपका, बालाघाट। बालाघाट से लगा हुआ है सिवनी। कौन सा जिला लगा है, सिवनी। तो बालाघाट से कौन सा जिला लगा है, सिवनी। ठीक है, अब बालाघाट से सिवनी। सिवनी के बाद ये है आपका छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है ये, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से एक छोटा सा जिला और निकल आया है जिसका नाम है पारडूना। कौन सा जिला है, पारडूना। पारडूना के बाद देखो छिंदवाड़ा, पारडूना, ये है आपका बैतूल। कौन सा जिला है ये, बैतूल। ठीक है, बैतूल के बाद अपन चलेंगे तो ये आपका खंडवा है। ठीक है, खंडवा। ये आपका बरहानपुर है। ठीक है, बरहानपुर। पीछे बच्चे वो कर रहे हैं, करने दो, कि बच्चे को अभी उम्र होती है तो वो खेलते रहते हैं। तो देखो ये है खंडवा, ये है बरहानपुर, ये है खरगोन। खरगोन ये है, खरगोन। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि देवास यहाँ उज्जैन से लगता हुआ ये आपका देवास है, यहाँ पे ये देवास है। खरगोन के बाद नीचे है ये बड़वानी। ये है आपका बड़वानी। ये अलीराजपुर है। अलीराजपुर आपको याद होना चाहिए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है, अलीराजपुर। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। तो ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा का पूरा, अभी आप जिलों को समझ लो। अलीराजपुर है। ठीक है, ये है आपका धार। धार। ठीक है, धार। मांडू की गुफाएं कहाँ पे है, धार। यहाँ पे धार के ये बगल में है, ये है आपका छोटा सा इंदौर। खरगोन के ऊपर, धार के बगल में। इंदौर के बाद ऊपर चले जाओ तो अपन महाकाल की नगरी कहाँ पहुंच जाएंगे, उज्जैन। ठीक है, ये आपका उज्जैन है। उज्जैन के बाद देखो
अब देखो यहाँ पे अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, तो यहाँ पे झाबुआ कहलाया। ठीक है, ये झाबुआ है, ये झाबुआ है। ठीक है, इसको समझ लेना, ये इतना झाबुआ है। झाबुआ के ऊपर है रतलाम, कौन सा जिला है? रतलाम। और रतलाम से ऊपर है मंदसौर, कौन सा जिला है? मंदसौर। मंदसौर से ऊपर है नीमच, कौन सा जिला है? नीमच। तो देखो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। अभी मैं सारी की सारी ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अभी आप लोग पूरे जिलों को एक बार भरते देख लोगे ना, तो आपको पूरे दिमाग में चला जाएगा। देखो रतलाम के बगल में ये है आपका आगर मालवा, कौन सा जिला है? आगर मालवा। आगर मालवा के बगल में जो है वो है आपका राजगढ़। ठीक है, राजगढ़। और इसके जो नीचे है ये आपका है शाजापुर जिला, कौन सा जिला है? शाजापुर जिला। तो आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर। ये छोटा सा ही, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो भोपाल को मैंने ऐसे बना दिया, भा बना देता हूँ। ठीक है, भा यानी भो यानी भोपाल। ठीक है, भोपाल के इस तरफ जाएंगे तो ये है विदिशा, ये आपका विदिशा है। नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा रायसेन, कौन सा जिला मिल जाएगा? रायसेन। ठीक है, विदिशा, रायसेन। इस तरफ है सीहोर, भोपाल को चारों तरफ से घेरे है सीहोर, सीहोर। ठीक है, ये आपका सीहोर है। और ये जो है ये आपका जिला है हरदा, कौन सा जिला है? हरदा। और छिंदवाड़ा के ऊपर है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम को ही होशंगाबाद कहते हैं। तो ये है आपका हरदा, ये है आपका नर्मदापुरम। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जबलपुर, कौन सा जिला है? जबलपुर, जबलपुर। ये आपका जबलपुर। जबलपुर से ऊपर जाएंगे तो ये है आपका कटनी। तो मैंने आई थिंक कि सारे के सारे जितने भी जिले हैं 55 के 55 जिले आपको बता दिए हैं, क्योंकि इनको भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो आप सीधी सी बात है, ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, और यहाँ से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर देखिए, आपको याद रखना चाहिए, बालाघाट से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लगती है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लगती है सिंगरौली से। कैसे लगती है? सिंगरौली से। तो बालाघाट से और सिंगरौली से। अब देखिए एक और चीज़ आपको जो बतानी है वो ये है, अविभाजित मध्य प्रदेश में कुछ आपको ये फैक्ट हैं, एजिटेस आपको ऐसे ही दिमाग में रखने हैं। तो पहले यानी कि जब विभाजित नहीं हुआ था मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश कंपेयर कर रहे हैं अपन। पहले मध्य प्रदेश की लंबाई थी 1127 किलोमीटर। कितनी थी? 1127। और अब है 605 किलोमीटर। लंबाई का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दंतेवाड़ा तक की दूरी। ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊंगा दंतेवाड़ा क्या है। चौड़ाई है 996 किलोमीटर से 870 किलोमीटर। पहले चौड़ाई थी 996, अब है 870। ठीक है, पहले लंबाई थी 1127, अब है लंबाई 605। यानी कि अब मध्य प्रदेश चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है। चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है। अब देखो कुछ और फैक्ट हैं। पहले पूर्वी जिला जो था वो था जसपुर। कौन था? जसपुर। अब नहीं है भाई, अब है सिंगरौली। देखो ऐसे मैं फैक्ट बता देता हूँ, ये है सिंगरौली। अब तो मध्य प्रदेश के कहाँ, यहाँ पे आ रहा है सिंगरौली पूर्वी जिला में, लेकिन पहले यहाँ जसपुर था। ठीक है, तो पहले पूर्वी जिला जसपुर था, अब कौन सा है? सिंगरौली है। अब देखो अगली बात ये है कि यहाँ पे आ गया पश्चिमी जिला। पहले पश्चिमी जिला था झाबुआ। कौन सा था? झाबुआ। और अब पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। पहले झाबुआ था, अब झाबुआ इसलिए था क्योंकि पहले झाबुआ और अलीराजपुर एक ही था। अब अलीराजपुर अलग हो गया तो वही पश्चिमी जिला बन गया। उत्तरी जिला पहले मुरैना था, अब भी मुरैना है। तो ये मुरैना है ना, ये सबसे ऊपर उठा है ना, ये उत्तरी जिला है मुरैना। ठीक है, दक्षिणी जिला पहले था दंतेवाड़ा, अब है बरहानपुर। ठीक है, अब है बरहानपुर। तो ये हमारे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी एजिटिस ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए क्षेत्रफल, पहले जो मध्य प्रदेश था अविभाजित मध्य प्रदेश, उसका जो क्षेत्रफल था वो था 443,446। ठीक है, 443,446 वर्ग किलोमीटर। अब है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद पहले परसेंटेज जो क्षेत्रफल था वो था 13.46%, अब है 9.38%। मतलब कुल देश के 100% में से पहले था 13.46, अब है 9.38। पहले पड़ोसी राज्य थे मध्य प्रदेश के 7, अब है 5। पहले भौतिक प्रदेश थे 9, अब है भौतिक प्रदेश 7। एक भी चीज और यहाँ पे दिमाग रखना, ये है मध्य प्रदेश, तो ये इस तरफ की जो कहलाता है ये कहलाता है मध्य प्रदेश का पूर्व, इस तरफ कहलाता है ये कहलाता है पश्चिम। ठीक है, ऊपर कहलाता है उत्तर और नीचे कहलाता है दक्षिण।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है और ये सारे के सारे जिले आपको एक बार नोट करने हैं अपने मतलब जो कॉपी वगैरह है, ठीक है, उसमें, और आपको अच्छे तरीके से इसे नोट कर लेना है। अब देखिए मध्य प्रदेश का गठन, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें जो पढ़नी है उन पे आते हैं अपन पहले। अभी आप लोग कह रहे होगे कि मैंने एक पेज बदल दिया है, ये पेज नहीं बदला है, कुछ चीज़ें इस रजिस्टर में लिखी हैं और कुछ चीज़ें उस रजिस्टर में लिखी हैं। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा है, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, तो इसलिए मैंने कर्क रेखा के कॉन्सेप्ट को भी इसमें लिखा है। तो जो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है वो कहलाती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की रेखा, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। 3 महाद्वीप कौन कौन से? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। कर्क रेखा 3 महासागरों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है, ये फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। और कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्यों के नाम आपको एज इट इज पता होने चाहिए। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से प्रश्न बनता है। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से प्रश्न बनता है, वाकई में दोस्तों प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है। अब ये है कर्क रेखा की स्थिति, और मैं इसे आपको उस मैप में बताता हूँ कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। पहले इस मैप पे आते हैं अपन, ठीक है, और इसको अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से देखिए इसी पेन से ये जो शीश है, ठीक है, शीश से मैं ऐसे ले जाऊँगा तो आप लोग समझ जाना कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्क रेखा यहाँ पे देखिए रतलाम पे जाती है। कहाँ पे? रतलाम पे। पहले रतलाम से, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मेरे से थोड़ा सा टेक्निकल मैप है, ये थोड़ा सा मतलब इधर उधर है, इसलिए ये वास्तविक वैसा नहीं रहेगा जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए मैं उसी मैप का प्रयोग करूँगा। थोड़ा सा रुक जाइए, एक मिनट। रतलाम, अच्छा यहाँ से इसी का प्रयोग करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल उसमें वो रहेगा ना थोड़ा बहुत, क्योंकि कर्क रेखा को तो अपन, ये काल्पनिक रेखा है, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल मिला के 14 जिलों से होकर गुजरती है, 5 संभाग उनके 14 जिला। देखो रतलाम है और आगर मालवा। सबसे पहले रतलाम से होकर जाती है कर्क रेखा, फिर आगर मालवा, फिर उज्जैन। तो उज्जैन संभाग के 3 जिलों रतलाम, आगर मालवा और उज्जैन। इसके बाद भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है, सीहोर, ठीक है, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। इसके बाद सागर संभाग के 2 जिलों से होकर गुजरती है, दमोह और सागर। इसके बाद कटनी संभाग के कुल मिला के 2 जिलों से, जबलपुर, कटनी, ठीक है। और इसके बाद है शहडोल संभाग के 2 जिलों से, शहडोल और उमरिया। तो इन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है वह मालवा के पठार को, मतलब जो मालवा का पठार होता है ना, यहाँ से ये कहलाता है मालवा का पठार, इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है केंद्र बिंदु। तो ये भी आपको यहीं पे मैं पढ़वा देता हूँ, मतलब याद करवा देता हूँ कि केंद्र बिंदु क्या है। देखो पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछे, ये पूरी पृथ्वी है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ, उज्जैन। कहाँ पे है? मंगलनाथ, उज्जैन में। इसके बाद है अखंड भारत का केंद्र बिंदु। देखो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ, उज्जैन। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? बरसाली, बैतूल में। कहाँ पे है? अखंड भारत में ये सभी आ जाते हैं, तो उसमें आता है बरसाली, बैतूल। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन है? करौंदी गांव, यानी कि कटनी में है करौंदी गांव, अब इसका नाम मनोहर गांव रख दिया है। इसके बाद है भारत का केंद्र बिंदु कौन है? विदिशा। भारत का केंद्र बिंदु विदिशा। और मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश है, इसका केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश का सागर। तो ये सारे के सारे केंद्र बिंदु आपको दिमाग में रखने चाहिए। एक ही, मतलब मैंने बहुत कम समय में आपको केंद्र बिंदु को पढ़ा दिया है। अब दोस्तों, अब अपन आते हैं मध्य प्रदेश के गठन पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन से पहले आपको ये समझना चाहिए कि भारत देश कब आज़ाद हुआ। थोड़ी सी इस पे भी हम बात करेंगे, भारत के 28 राज्य कैसे बने, क्योंकि उन सारी चीज़ों के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश का गठन है वो कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। सबसे पहले तो भारत देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ।
1947 में भारत को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, आप लोगों ने सुने होंगे। 1947 में मध्य प्रदेश 3 भागों में वर्गीकृत था। भाग ए, भाग बी, भाग सी, मतलब 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3। 26 नवंबर 1900, ये फैक्ट आपको अपनी कॉपी में एज इट इज याद रखने हैं, मतलब लिख लेने हैं और याद रखने हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था देश का। अब ये पता है, इस पेज से आपका 1 नंबर आएगा, मैं गारंटी देता हूं। इस पेज से, ये पता है, पूरी दुनिया का मोस्ट टाइम की पेज है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। इस पेज में जितनी भी चीजें लिखी है, ये तुमसे नहीं पूछेंगे कि भारत देश कब आजाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 1947 को भारत में मतलब भारत को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। मध्य प्रदेश को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के हिसाब से 1951-52 में फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ। पहली बार चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। ये पता है, कई बार ये तुम्हारी मतलब आंखों के सामने से ये प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ संविधान के हिसाब से? 1951 में। लेकिन पता है, तुम पढ़ते नहीं हो तो तुमसे नहीं बनता। फर्स्ट पीएम, भारत के पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब दोस्तों, सबसे पहले ये स्टोरी आप लोग सुनोगे ना तो मजा आएगा। आंध्र प्रदेश है, उसमें भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग थी। कौन से सबसे पहले किस राज्य ने अलग, मतलब भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की? आंध्र प्रदेश ने। वहां पे एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीरामालू, ठीक है, श्रीरामालू, ठीक है, वो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाना चाहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले 1948 में राज्यों के गठन के लिए एस.के. धर कमेटी आई। ठीक है, ये कब आई थी? जून 1948 में। ये कहेंगे, इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, नो, क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर 1948 में जेवीपी आई, ठीक है, जेवीपी कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों की कमेटी आई। इन्होंने कहा कि भाषा एवं प्रशासनिक आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि राज्य तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, बाकी भारत जो भी है पार्टों में है, वैसे ही पार्ट चलेंगे। तो जो श्री पोट्टी रामालू हैं, इन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इसके कारण क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो फिर आंध्र प्रदेश में आंदोलन उग्र हो गया। तो फिर जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको वहां से जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? इनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। तो पीएम जवाहरलाल नेहरू ने बिना किसी कमेटी के गठन के आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश को पहला राज्य घोषित किया। कब किया था? 1 अक्टूबर 1953 में। तो यह देश का पहला राज्य है। कौन है? आंध्र प्रदेश। देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? कुर्नूल थी। उस समय पे कुर्नूल जो थी वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखिए, ये मैप है। ठीक है, मैप में आप ये मान लो, ये सभी के सभी मैं जैसे कि राज्य बताऊंगा, अभी आपको राज्य पढ़ा दूंगा, तो मैं सारे के सारे राज्यों को बता दूंगा कि ये आपका लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली है, ये, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये आप अभी ये मान लो 1947 में जो मध्य प्रदेश था वो कुछ इस प्रकार से था। ये नीचे वाला भाग ए है, यहाँ पे ये भाग बी और इस तरफ है भाग सी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था, ए बी सी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भाग ए, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ी सी मध्य प्रदेश की बात करें, उससे पहले अपन जो 14 राज्य बने थे उस समय पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे यार थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मुझे इन कमेटियों को थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले मूल जो राज्य थे भारत में वो थे 14 राज्य। ठीक है, जो राज्य थे कौन कौन से 14 राज्य थे, आइए उनको जान लेते हैं। बम्बई, ठीक है, बम्बई पहला राज्य था। बम्बई से बाद में फिर क्या हुआ? 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया गया। और बम्बई से देखो 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बम्बई से 1 से 2 राज्य बने, कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। आई थिंक कि अभी आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश से अलग होकर आंध्र प्रदेश राज्य बना।
हाँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया था इसमें। ये चीज़ अभी आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले राज्य तो बना था आंध्र प्रदेश, लेकिन उसके बाद 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन हुआ। ये आपको पढ़ना था कि फजल अली आयोग क्या है। तो इसका जो अन्य नाम है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग का अन्य नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली, के एम पडिक्कर, 3 लोग थे इसमें, और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने 2 साल तक इन्होंने रिसर्च की, और 1955 में इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन्होंने कहा कि भारत में 16 राज्य बना दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। और 1 नवंबर 1956 में भारत सरकार द्वारा कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। उस समय पे ये था भारत। ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो अभी हम देखो, अब जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको पढ़ लेते हैं कि 14 से फिर 28 कैसे राज्य हो गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश से अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हो गए, इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बम्बई जो राज्य था, ठीक है, बम्बई राज्य था, ये गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के बना था। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को राज्य बनाया गया। तो गुजरात बनेगा 15वां राज्य, क्योंकि मूल राज्य कितने थे? 14 राज्य थे। 1956 में कितने राज्य थे भारत में? 14 राज्य। 15वां राज्य बना गुजरात 1960 में। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 में गोवा दमनदीप को भारत में मिलाया गया। गोवा को भी मिला दिया गया भारत में, दमन एवं दीप को। अभी इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन ये मान लो कि ईयर 1960-61 में क्या हुआ? गोवा दमन दीप को भारत में मिला लिया गया। इसके बाद असम। असम में क्या हुआ? असम से निकला नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, मतलब असम से नागालैंड राज्य बना। ये 16वां राज्य बना भारत का। पंजाब से बना हरियाणा। पंजाब से कौन सा राज्य बना? हरियाणा, 1 नवंबर 1966 को। ये भारत का 17वां राज्य था। फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया पंजाब से ही। पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश अलग हुआ है, ठीक है। और इसको जो यूनियन टेरिटरी थी, हिमाचल प्रदेश क्या थी? यूनियन टेरिटरी। इसको 28वां राज्य बनाया गया। तो यूनियन टेरिटरी थी हिमाचल प्रदेश, तो इसको क्या 18वां राज्य बनाया गया? 28वां नहीं, 18वां राज्य बनाया गया। इसके बाद है असम। असम से 3 राज्य निकले। कब निकले? 1972 में। कौन कौन से? देखिए, असम से मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना असम से, और मेघालय 21वां राज्य बना। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना। सिक्किम कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना 26 अप्रैल 1975 को। ये तीनों 72 में बनी थी। फिर असम का एक बार और विभाजन हुआ, तो मिजोरम बना 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश बना 24वां राज्य। मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में। 24 राज्य हो गए। अब गोवा है 1987 में, गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। तो अब जो गोवा जो था वो पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया, और ये भारत का 25वां राज्य बना। मध्य प्रदेश से, अपना जो मध्य प्रदेश एमपीजी के पढ़ रहे हैं ना, इससे छत्तीसगढ़ राज्य बना। ये 26वां राज्य है। तो छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का राज्य है, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बना, ये 27वां राज्य बना। और बिहार से झारखंड को राज्य बनाया गया, और ये 28वां राज्य था। ये तीनों 2000 में राज्य बने। तो ये जो चीज़ थी, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब यहाँ पे देखना, आंध्र प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, उससे तेलंगाना राज्य बना। ये 29वां राज्य है भारत का, और तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई। 2019 में क्या हुआ? जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसको राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में यदि पूछे कोई कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये कहानी मुझे आपको बतानी थी। अब हम सीधे बात करेंगे, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन किस प्रकार से हुआ, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब 1947 के बाद, क्योंकि देखो 1 नवंबर 1956 के बाद हम थोड़ी ही देर बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इतना सा जो चैप्टर है इतना अपन को समझना चाहिए पहले। क्योंकि 1947 के बाद, 1947 से 1956 तक, ठीक है, ये जो कहानी थी 56 तक की कहानी, ये इसमें है। मध्य प्रदेश के 3 भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इन तीनों भागों को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का भाग ए था, वो था सीपी एंड बरार प्रांत। ये नागपुर, इसकी राजधानी कौन थी? नागपुर थी। सीएम कौन थे इसके पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो सीएम थे, और राज्यपाल थे राघवेंद्र राव। इसमें कुल 15 रियासतें थी,
एकमात्र रियासत एमपी में थी वो थी मकड़ाई। मकड़ाई रियासत एमपी से थी। इसके बाद है भाग बी। भाग बी जिसे मध्य प्रांत भी कहते हैं, इसमें इंदौर और ग्वालियर आते हैं। सीएम कौन थे? लीलाधर जोशी। और राज्यपाल कौन थे? तख्तमाल जैन। इसमें इसे कुल 25 रियासतों को मिला के बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के भाग सी जिसमें विंध्य प्रांत आता है, और विंध्य प्रांत की जो राजधानी थी वो रीवा थी। सीएम कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है। और इसमें रियासतें कितनी थी? 38 रियासतें थी। इसमें कितनी रियासतें थी? 38। और इसके बाद थी एक अलग से भोपाल रियासत जो कि पार्ट सी का ही हिस्सा थी, और ये स्वतंत्र रियासत थी। नवाब हमीदुल्लाह खान इसके मतलब राजा थे। और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को पार्ट सी में मिलाया गया। सीएम कौन थे पार्ट सी के? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। मतलब भोपाल रियासत के सीएम कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तो ये जो थी ये कहानी थी 1947 से 56 तक की। अब देखो, अब अपन को मध्य प्रदेश की कहानी पढ़नी है। कहाँ से? 1 नवंबर 1956 में। अब देखो, मध्य प्रदेश का गठन हो गया है 1 नवंबर 1956 को। यहां से आपको पूरी कहानी क्लियर होगी कि अब मध्य प्रदेश का चल क्या रहा है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब मध्य प्रदेश की जो सीहोर जिला था उसकी एक तहसील थी भोपाल। कौन सी तहसील थी? भोपाल। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अभी साथ में है, वरना तुम लोग छत्तीसगढ़ को अभी अलग कर लो। अभी छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है। तो सीहोर की तहसील भोपाल थी, ये मध्य प्रदेश की राजधानी बनी। तत्कालीन जो जिले थे वो 43 थे, संभाग थे वो 9 थे। तो उस समय पे 43 जिले थे और 9 संभाग थी। 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से भोपाल जो बना, ठीक है, सीहोर से भोपाल है वह जिला बना। अब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे तो 44वां जिला बना भोपाल। मैं पूरे 55 जिलों तक आप कहानी सुनाऊंगा 43 से। 44वां जिला बना भोपाल, ठीक है। क्योंकि 55 जिलों की कहानी यदि आपको समझ में आ गई तो आपको एमपी का इतिहास सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर 72 के बाद 26 जनवरी 1973 को दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला बना। अभी दुर्ग कहाँ पे है? ये अब छत्तीसगढ़ में है, और राजनांदगांव भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उस समय पे तो ये मध्य प्रदेश का 45वां जिला कहलाएगा ना। फिर 1958 में, ठीक है, 98 में 16 नए जिले बने, ठीक है। कितने नए जिले बने? 16। जिसमें से अब देखो ये 45 जिले हो गए, 45 में 16 नए जिले बने, तो अब कितने जिले हो गए? 61 जिले। कितने जिले हो गए? 61 जिले। तो देखिए 2 समितियां आई, एक आई थी BR दुबे समिति, और ये आई थी 25 मई 1998 को, और एक थी सहदेव समिति जो कि 6 जुलाई 1998 को आई थी। BR दुबे समिति ने 10 जिले बनाए थे, नए जिले बनाए थे, जिसमें 4 जो जिले हैं वो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में? आइए जानते हैं। मुरैना से बना श्योपुर जिला बना, ठीक है। मुरैना से श्योपुर जिला बना। जबलपुर से कटनी को अलग किया गया, कटनी जिला बना। खरगोन से बड़वानी जिला बना, और मंडला से डिंडोरी जिला बना, ठीक है। तो मुरैना से श्योपुर, जबलपुर से कटनी, खरगोन से बड़वानी और मंडला से डिंडोरी। ट्रिक कैसे याद करेंगे? जो BR जो दुबे थे उनकी समिति में 4 जिले जो मध्य प्रदेश के बने, स क ब डी, ठीक है। सा से श्योपुर, का से आप कटनी याद रखना, बा से बड़वानी और डी से डिंडोरी, ठीक है। तो ये 4 जिले बने BR दुबे समिति में। अब दोस्तों देखिए, उसके बाद आई सहदेव समिति, और सहदेव समिति ने 6 जिले बनाए, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है। तो ये 6 जुलाई 1998 में समिति आई थी। कौन कौन से 3 मध्य प्रदेश में है? मंदसौर से नीमच को अलग किया गया, नर्मदापुरम से हरदा को अलग किया गया, और शहडोल से उमरिया को अलग किया गया। तो ये जिले अब बन गए, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक है ना, हा उ। ना से नीमच, हा से हरदा और ऊ से उमरिया, ठीक है। सा कावाडी यानी कि श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी, और ना हा उ यानी कि ना से नीमच, हा से हरदा और ऊ से उमरिया। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो देखो अब मध्य प्रदेश के बाद कितने जिले हो गए? मध्य प्रदेश के पास जिले पहले थे 1956 में से 1956 में थे 43 जिले, फिर 2 जिले बने भोपाल और राजनांदगांव, तो हो गए 45, और 16 जिले बने फिर 10 और 6, ठीक है। तो 61 जिले हो गए मध्य प्रदेश में, और संभाग कितने हो गए? 12 संभाग थे। तो अब मध्य प्रदेश में 2002 के पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे, लेकिन अब हुआ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, यानी कि मध्य प्रदेश का विभाजन। छत्तीसगढ़ अब हुआ मध्य प्रदेश से अलग। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। यह मध्य प्रदेश का 26वां राज्य था। कौन से नंबर का राज्य था? 26वां। छत्तीसगढ़ में जो जिले गए वो कुल मिला के 16 जिले गए, और संभाग कितने गए? 3 संभाग। तो अब देखो 61 जिले थे, उसमें से 16 जिले चले गए, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे? 45। और संभाग कितने बचे? 12 में से 3 संभाग चले गए तो 9 संभाग बचे, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज आपको दिमाग में रखनी है।
15 अगस्त 2003 को। अब देखो, अभी जो 45 जिले हैं और 9 से 10वां जिला को मतलब 10वां संभाग कौन है, और 45 से 55 जिले हो गए हैं। तो ये 10 जो जिले हैं इनकी कहानी और ये 10वें संभाग की कहानी अब हम पढ़ने वाले हैं इस बारे में, ठीक है। और ये 2003 है, इसमें 3 नए जिले बने थे, बॉस समिति द्वारा ये 3 नए जिले बनाए गए थे। आई थिंक कि आपको यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं देखो ज़्यादा बकवास नहीं करता, मैं जो चीज़ें एग्जैक्ट की एग्जैक्ट वही बताने में मतलब विश्वास रखता हूँ। तो अभी देखो 45 जिले हैं मध्य प्रदेश में, कितने जिले हैं 45। देखो एमपी में अब बाकी, अब 2000 में एमपी में कितने जिले हैं 45, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 45 जिले बचे हैं एमपी में। अब एमपी का बनेगा 46वां जिला, 46वां जिला बना गुना से अलग होकर अशोकनगर, ठीक है। ये देखो 2003 में जो 3 जिले बने थे वही बता रहा हूँ, 46वां 47वां और 48वां, ये तो 2003 में ही बन गए। तो गुना से अलग हुआ अशोकनगर, खंडवा से अलग हुआ बरहानपुर और शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर, ये 3 जिलों, ठीक है। इन 3 जिलों को समझ लेना। 48वां जिला शहडोल से अलग होकर अनूपपुर, 47वां खंडवा से बरहानपुर और 46वां अशोकनगर। 48 जिलों की कहानी हो गई। अब 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55। 2003 में बने थे 3 जिले, 3 के बाद 5 साल जोड़ दो, यानी कि 2008 में, क्योंकि चुनाव कब आता है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, तो 2008 में चुनाव आने वाला होगा। तो 2 नए जिले बनाए गए। कितने नए जिले बनाए गए, 2 नए जिले। 49वां जिला, 50वां जिला। 49वां जिला बना अलीराजपुर, झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर जिला बना 27 मई को। और सीधी से अलग होकर बना सिंगरौली, सीधी से अलग होकर कौन सा जिला बना, सिंगरौली, ये 24 मई को बना। इसके बाद 5 साल बाद यानी कि 16 अगस्त 2013 को 8-5-13 एक जिला बना। कौन सा एक जिला बना, वो था शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा को जिला बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का 51वां। तो 49वां, 50वां, 51वें जिले की बात हो गई। अब 52वां जिला बना देते हैं। तो 1 अक्टूबर 2018 को एक और जिला बना जो टीकमगढ़ से अलग होकर निमाड़ी जिला बना। कौन सा जिला, निमाड़ी, ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। और 2023 को यानी कि आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले 3 जिले बने। 23 में 3 जिले बने, 53वां, 54वां और 55वां। अभी वर्तमान में 55 जिले हैं, तो टेंशन नहीं लेना। 53वां जिला जो बना वो रीवा से मऊगंज बना। कौन सा, रीवा से मऊगंज, ये 13 अगस्त को बना। और उसके बाद 5 अक्टूबर को 2 जिले बने। 54वां जिला कहलाता है छिंदवाड़ा से अलग होकर पारडोना, और 55वां जिला है सतना से अलग होकर मैहर। तो ये रही मध्य प्रदेश के अभी 55 जिलों की एग्जैक्ट कहानी कि मध्य प्रदेश के 55 जिले कौन कौन से हैं। अभी रिसेंट जो 3 जिले हैं उनको तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। रीवा से अलग होकर मऊगंज, 54वां जिला है छिंदवाड़ा से पारडोना और 55वां सतना से मैहर, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश के संभाग को। तो संभाग क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक जिलों का जो समूह है वही संभाग कहलाता है। गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल मिला के 9 संभाग थी। कितने, 9 संभाग थी। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, जिसमें से 7 अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है, क्योंकि उस समय तो छत्तीसगढ़ भी था। तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर, ये कुल मिला के 7 संभाग माने जाते हैं। और कई जगह पे 9 संभाग भी दिए होते हैं, लेकिन देखो आपको 7 ही लगाना है। कितने संभाग थी गठन के समय, 7 संभाग थी। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर। 8वां संभाग बना होशंगाबाद, नर्मदापुरम अब इसका नाम है, 1971 में। 75 में बना 9वां संभाग जो कि है सागर। 77 में बना 10वां संभाग उज्जैन। इसके बाद है 1980 में, यहाँ पे देखिए 1900 भी जोड़ते रहे ना, मैं 77, 80 ऐसी बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो। 1980 में 11वां संभाग बना जो है चंबल संभाग, ठीक है। और 1981 में 12वां संभाग बना, यह बस्तर संभाग, जो कि अब कहाँ पे है, बस्तर संभाग है अपने छत्तीसगढ़ में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो 9 संभाग मिले मध्य प्रदेश को और 3 संभाग चले गए छत्तीसगढ़ में। 3 कौन कौन से संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर को आप कर दो माइनस, क्योंकि वो चले गए छत्तीसगढ़ में। अब मध्य प्रदेश में कितने बचे, 9 संभाग। और 10वां जो संभाग बना वो बना मध्य प्रदेश का नवीनतम संभाग 2008 में, शहडोल संभाग। कौन सा संभाग, शहडोल संभाग, ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। ये है आप खिचड़ी जो कि आपको अब समझनी है। और ये खिचड़ी मैं देखो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये खिचड़ी आपके समझ में वाकई में नहीं आएगी। तो मैं थोड़ी सी इसको बदलता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए अब आपको संभाग और उसमें कौन सा जिला आता है, मैं ये सारी की सारी जो कहानी है आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं ऊपर चंबल से।
ये चंबल संभाग है। कौन सा संभाग है? चंबल। देखो उसमें मैंने एक ही रंग किया है तो आप लोग समझ लेना, चंबल संभाग में सही के टिक हैं। ठीक है, तो चंबल संभाग में आता है आपका श्योपुर, मुरैना। मैंने इसलिए पहले आपको जिलों की वो बताई है स्थिति, और भिंड। चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड। इसके बाद है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में आता है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। चंबल में कितने जिले आते हैं? 3। ग्वालियर में कितने आते हैं? 5 जिले। इसमें कितने आते हैं? 5 जिले। इसके बाद हम बात करते हैं सागर संभाग की। तो जो सागर संभाग है, अब देखो सागर संभाग, ये है हमारा सागर संभाग। इसमें देखो सागर के लिए मैंने इस प्रकार का ये बनाया है। तो सागर में आ जाता है दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। ठीक है, दमोह, अरे माफ कीजिएगा, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। ठीक है, कुल मिला के 6 जिले सागर संभाग में आ जाते हैं। ऐसे है रीवा संभाग। रीवा में कौन कौन आता है? तो रीवा, यहाँ पे देखिए सतना, ये मऊगंज, ये सीधी, मऊगंज माफ कीजिएगा, ये मैहर, ये मऊगंज। ठीक है, ये सीधी और ये सिंगरौली, ये रीवा संभाग में आते हैं 6 जिले। शहडोल जो है वो न्यू संभाग है, इसलिए उसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है, तो इसमें बहुत सा मतलब 9 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी। ठीक है, जबलपुर, कटनी, यहाँ पे ये है मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पारडुना। ठीक है, पारडुना और ये नरसिंहपुर, ये जबलपुर संभाग में आते हैं। नर्मदा संभाग में नर्मदापुरम है, इसमें आते हैं 3 जिले, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। इसके बाद है भोपाल संभाग। भोपाल में कौन कौन आता है? भोपाल, देखो मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको मैप में उस जिले की कल्पना करनी है कि यहाँ पे यही जिला है। ठीक है, भोपाल, राजगढ़। ठीक है, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन और सीहोर, ये आते हैं भोपाल जिले में, मतलब भोपाल संभाग में। इसके बाद इंदौर की बात कर लेते हैं। तो इंदौर में आते हैं कुल मिला के 7 जिले, 7-8 जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। तो कौन कौन से? देखो इंदौर में आता है खंडवा, बरहानपुर, खरगोन। ठीक है, ये खंडवा है, ये बरहानपुर, ये खरगोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है बड़वानी, ये अलीराजपुर, ये झाबुआ और ये है धार। ठीक है, और ये आखिर में बचा है उज्जैन संभाग। उज्जैन में कौन कौन आता है? देखिए उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, इस तरफ है रतलाम, ऊपर है मंदसौर और ये है आपका नीमच, मंदसौर, नीमच। ठीक है, तो ये सभी संभागों की मैंने स्थिति बता दी है आपको। आई थिंक कि इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। और सबसे छोटा संभाग है शहडोल। दोस्तों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को हम मैप के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें, पहले हम पढ़ेंगे माही नदी अपवाह तंत्र। तो माही नदी को हम पढ़ने वाले हैं, और माही नदी के अन्य नाम है महती और पृथ्वी की पुत्री। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी ये ट्रिकें हैं, ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले माही नदी कहाँ पे है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, वो आपको बताता हूँ। तो माही नदी की जो लंबाई है वो है 583 किलोमीटर। ठीक है, 583 किलोमीटर। माही नदी धार जिले की, माही नदी का उद्गम ये है आपकी माही नदी, ये जो मैंने बनाई है ना, ये जो सांप की तरह है। ठीक है, ये माही नदी है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। इसका उद्गम होता है धार जिले की सरदारपुर तहसील, अमझेरा यानी कि भिंडा गांव, आमरोह पहाड़ा और महेंद्रपुर झील से। ठीक है, तो ये ओरिजिन आपको, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सरदारपुर झील तहसील, अमझेरा गांव, अमरोह पहाड़ी और महेंद्र झील से। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए धार जिले के बाद ये झाबुआ में जाती है, फिर रतलाम में जाती है, और उसके बाद ये जाती है राजस्थान में बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, और उसके बाद डूंगरपुर जिला में होते हुए ये जाती है गुजरात में। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपकी माही नदी है। तो इसका देखिए ऐसे जाती है, मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम, राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापनगर और डूंगरपुर। बांसवाड़ा जिले में बजाज सागर बांध बना है माही नदी पर। तो माही नदी पर कौन सा बांध बना है? बजाज सागर। गुजरात में देखिए पंचमहल, अरावली, माही सागर और आड़द में जाती है, और यह कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में और अरब सागर में गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी या अरब सागर, आप एक ही बात मान सकती हैं। ठीक है,
तो ये रही माही नदी। अब माही नदी के बारे में जो फैक्ट हैं उनको समझ लेते हैं। माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको जान लीजिए। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि माही यानी कि धोनी, माही ने सोमवार को भात चाप खाकर जोखिम भरे रन बनाए। तो माही ने सोमवार यानी कि सोम नदी, बार यानी कि जम्बार नदी, भा से भादर नदी या भातर नदी, चा से चाप नदी, जो से जोखिम नदी, ये सभी माही नदी की सहायक नदियां हैं। ओ से औरन नदी। अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी है? ईरो नदी, लड़की नदी, गोमा नदी, जम्बार नदी, पनस नदी और अनास नदी, ये सभी अन्य मतलब सहायक नदियां हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। माही नदी की जो आकृति है उल्टे यू जैसी है। कितनी कैसी है? उल्टे यू जैसी। और माही नदी के अन्य नाम है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये झाबुआ में बहती है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये जो नदी है ये दक्षिण भारत की स्वर्ण रेखा नदी कहलाती है। ये तीनों फैक्ट भी आपको दिमाग में रखने हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ताप्ती नदी अपवाह तंत्र को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो ताप्ती नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अन्य नाम है तापी नदी, पयोसड़ी नदी, सूर्य या छात्रापुत्री या शनि की बहन। इतने सारे इसके मतलब ताप्ती नदी के अन्य नाम है। मैप में कैसे दिखाई देती है? ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, मतलब आधा नहीं बनाया मैंने, इस तरफ का जो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे देखिए, ये खंडवा जिला मान लो, और ये बैतूल है। ठीक है, ये क्या है? बैतूल। तो इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है बैतूल जिले से। तो कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। बैतूल के बाद ये महाराष्ट्र में जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये बरहानपुर के बाद ये सीधे महाराष्ट्र में बहती है, और ऐसे जाके सूरत में जाके यहाँ पे आपके अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो होता है बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से, जो कि सतपुड़ा पर्वत में है। कालीभीत पहाड़ी में भी आप ये इसको मान सकते हैं, और तापी कुंड से। ताप्ती नदी है, इस पर एक बांध बना है बैतूल में। कहाँ पे? बैतूल में। कौन सा बांध बना है? चंदूरा बांध। कौन सा? चंदूरा बांध। और एक और बांध बना है पारस डोह बांध। कौन सा? पारस डोह बांध। 2 बांध बने हैं। इसके बाद जो ताप्ती नदी है, मतलब यहाँ पे देखिए बरहानपुर में एक हथनूर बांध बना है। कौन सा बांध बना है? हथनूर बांध बना है। ठीक है, बरहानपुर में नहीं, जलगांव में बना है हथनूर बांध, क्योंकि ये तो आपके वो महाराष्ट्र में है। तापी बांध बना है यहाँ पे गुजरात में। ठीक है, सूरत बांध बना है गुजरात में। ये कुछ और बांध बने हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियों को जान लेते हैं। तो तपस्वी को तीतुर बनना होगा अगर वह बोर, बाकी, उतावला, काला भी होगा। तो ताप्ती नदी की सहायक नदियों को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि ताप्ती यानी कि तपस्या, तपस्वी को तीतुर बनना होगा। कोई तपस्या करता है तो उसको तीतुर के समान खड़े रहना होता है। वह बोर होगा, बाकी भी वह रहेगा क्योंकि तप अभी बाकी रहेगा। उतावला भी होगा कि मेरी तपस्या सफल हो जाए, और सूरज की धूप में वो काला भी होगा। तो ताप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं, ता से तपस्वी यानी कि ताप्ती, तीतुर नदी एक ताप्ती नदी की सहायक नदी है, बोरी नदी है, बाकी नदी है, उतावली नदी ताप्ती की सहायक नदी है, कालीभीत नदी, ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। अब पढ़ते हैं हम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को। और नर्मदा नदी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट टाइम पे है, तो इसको यार बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम नर्मदा नदी को चित्र से समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ आईएमपी फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। जो नर्मदा नदी है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। पहली बड़ी सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना, और इसके बाद 5वें नंबर पे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है ये वृक्षानुमा अपवाह तंत्र बनाती है, वृक्ष के समान अपवाह तंत्र बनाती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे बहती है? भ्रंश घाटी में। नर्मदा नदी है विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा जो पर्वत है उनके बीच में बहती है। तो 2 पर्वतों के बीच में बहती है। नर्मदा के कई अन्य नाम हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी है। मां नर्मदा भी नर्मदा को कहती हैं। कौन कौन से नर्मदा के नाम हैं? रेवा, मैकल सुता, सोम देवी, सोम प्रभा, साखिरी, संकिरी, शिवपुत्री, नामदोष। नर्मदा के ये नाम चल रहे हैं। निबुद्धा, कुंवारी, कुंवारी, कावेरी भी कहते हैं नर्मदा को, रूपकन्या, अमरकंठी। तो ये 14 नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। नर्मदा के कई नाम हैं,
ठीक है। माँ नर्मदा भी नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा का अर्थ होता है खुशी का दाता। क्या होता है? खुशी का दाता। तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। आइए अब माँ नर्मदा को अपन पढ़ लेते हैं। कौन कौन से जिले में होकर गुजरती है नर्मदा नदी, आइए पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी सबसे पहले इसकी कुल लंबाई को जान लो। मध्य प्रदेश में 1077, महाराष्ट्र में 74 और गुजरात में है 161। ये कुल मिला के किलोमीटर में बता रहा हूँ। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312। एमपी में है 1077। मध्य प्रदेश में जो अपवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का वो 89.9% है। ये फैक्ट भी आप लोग दिमाग में रख सकती हो। अब दोस्तों सबसे पहले ये जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, ये है अमरकंटक। देखिए यहाँ पे ये है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक अनूपपुर, अमरकंटक कहाँ पे है? अनूपपुर जिला में, ठीक है। अच्छा, अनूपपुर जो जिला है ये पहले जिला नहीं बना था। तो जो शहडोल था, पहले नर्मदा नदी शहडोल से निकलती थी, लेकिन फिर अनूपपुर बन गया। तो अनूपपुर की सतपुड़ा पर्वत की, मैकल श्रेणी के, पुष्पराजगढ़ की, ठीक है, माई की बगिया के, सावित्री नाल के नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अब देखो नर्मदा नदी सबसे पहले अनूपपुर जिले में तो बहेगी, फिर आएगी यहाँ पे डिंडोरी में, फिर मंडला में, मंडला के बाद जाएगी ये जबलपुर में। कहाँ पे? जबलपुर में। फिर सिवनी में, ठीक है, सिवनी के बाद नरसिंहपुर में, ठीक है, नरसिंहपुर के बाद रायसेन में, रायसेन के बाद नर्मदापुरम में, उसके बाद हरदा में, ठीक है, नर्मदापुरम के बाद हरदा में। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे तो नहीं करना है, यहाँ पे इनको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। हरदा के बाद जाएगी सीहोर में, सीहोर के बाद खंडवा में, खंडवा के बाद देवास में, देवास के बाद खरगोन में, खरगोन के बाद धार में, धार के बाद अलीराजपुर में, बड़वारी और अलीराजपुर में। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ किन जिलों से होकर नर्मदा नदी बहती है, आइए जानते हैं। देखो अनूपपुर में तो जाएगी अनूपपुर, फिर उसके बाद डिंडोरी में, डिंडोरी के बाद मंडला में, मंडला के बाद जबलपुर में, जबलपुर के बाद सिवनी में, सिवनी के बाद नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर के बाद यहाँ पे रायसेन में, ये रायसेन में, रायसेन के बाद यहाँ पे नर्मदापुरम में, उसके बाद हरदा में, इसके बाद सीहोर में, सीहोर के बाद खंडवा में, खंडवा के बाद देवास में, देवास के बाद खरगोन में, खरगोन के बाद धार में, यहाँ पे धारा लिख गया धार में, धार के बाद बड़वानी में और अलीराजपुर। अभी अलीराजपुर का नया नाम हो गया है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर से होते हुए महाराष्ट्र में जाएगी, फिर गुजरात में फिर से जाएगी। तो महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर, गुजरात में 161 किलोमीटर और उसके बाद खंबात की खाड़ी में या अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी है, ठीक है। अब दोस्तों नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये पूरब है और पश्चिम है। पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे जाती है नर्मदा, ऐसे, ठीक है। अब नर्मदा नदी की सहायक नदियों को भी आपको जानना चाहिए। ये जो नर्मदा नदी है मैंने मैप बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एमपी के मैप की जरूरत नहीं थी। तो दाईं तरफ से 19, कुल मिला के नर्मदा नदी की जो 41 है बड़ी सहायक नदियां हैं और उसमें से 19 है दाईं तरफ से और बाईं तरफ से हैं 22, ठीक है। तो 19 जो नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो दाईं तरफ वाली पहले पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अपन बाईं तरफ वाली। तो सबसे पहले मिलेगी कोलार नदी, फिर बारना, तिंदोनी, मान, चंद्रकेसर, ऊटी, ठीक है, ऊटी, उसके बाद हिरनी, हथनी और सांग। ये सारी दाईं तरफ की सहायक नदी हैं, ठीक है। और सांग, हथनी, हिरनी, पता है 2023 के एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि हिरनी नर्मदा की किस तरफ की सहायक नदी है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। ऊटी, चंद्रशेखर, तिंदोनी, मान, बारना, कोलार। बाईं तरफ से जो 22 सहायक नदियां हैं उसमें से आईएमपी जो है उसमें इस तरफ से पढ़ते हैं अपन। बर्नर, बंजर, दूधी, तवा। देखो बर्नर, बंजर, दूधी, शक्कर, तवा। बर्नर, बंजर, दूधी, शक्कर, तवा, छोटी तवा, सुख तवा। देखो तवा से 3 आ गए, तवा, छोटी तवा, सुख तवा। कुंदी, गंजाल, देनवा, शेर, सुक्ता। ये नर्मदा नदी की बाईं तरफ से सहायक नदियां हैं। ये सारी की सारी आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए नर्मदा नदी पर स्थित कुछ टापू हैं, यानी कि आप जानते हो द्वीप है, आइलैंड है, ठीक है। तो नर्मदा नदी ये उद्गम होता है। तो एक टापू आपको मिल जाएगा पसली टापू, जो कि है जबलपुर में। पसली टापू कहाँ पे है? जबलपुर में। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे? खंडवा में। कहाँ पे? खंडवा में। तो सैलानी द्वीप, हनुवंतिया द्वीप और मंदाता द्वीप, ये तीनों टापू आपको मिल जाएंगे खंडवा में, ठीक है। सैलानी द्वीप, हनुवंतिया द्वीप और मंदाता द्वीप। और इसके बाद गुजरात में एक टापू है, कौन सा? साधु बेट द्वीप। इसके किनारे पर बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी,
जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। टापू जानते हो, जो मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको टापू कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को, ठीक है। नर्मदा नदी हो गया, गोदावरी को पढ़ते। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले गोदावरी में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि गोदावरी नदी एमपी से थोड़ी निकलती है। गोदावरी देखो, ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से ये जा रही गोदावरी नदी, तो वो तो एमपी में आती नहीं, लेकिन उसकी जो सहायक नदियां हैं वो एमपी से निकलती है, तो उनको हमें पढ़ना है। बैनगंगा है, पेंच है, बरदा है, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें गोदावरी को थोड़ी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैनगंगा नदी की, बहुत आईएमपी नदी है। तो ये जो बैनगंगा नदी है ये पारसबाड़ा से निकलती है, सिवनी जिला से। कौन से जिला से? सिवनी जिला से। और ऐसे ये जाती है जाती है जाती है और यहाँ पे गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये प्राणहिता संगम भी बनाती है बरदा नदी के साथ। इसके बाद पेंच नदी है। पेंच नदी, इसका उद्गम होता है छिंदवाड़ा की जुनारदेव पहाड़ी से। जुनारदेव पहाड़ी, छिंदवाड़ा। पेंच नदी की जो सहायक नदी है वो है कुलबेहड़ा कन्हान, ठीक है। इसके बाद ये पेंच नदी है, ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसके बाद है बरधा नदी। बरधा नदी है, ये इसका जो ओरिजिन होता है, मतलब उद्गम होता है, वो बैतूल के बर्धन शिखर से होता है। तो बरधा नदी बैतूल से। बरधा की जो सहायक नदियां वो है बेमला, हर्री, मडू, ठीक है। बेमरा, हर्री और मडू, ये बरधा नदी है, ऐसे जाती है। और यहाँ पे बैनगंगा की सहायक नदियां हैं ये, और बैनगंगा जो है डायरेक्ट गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं अगले गंगा नदी अपवाह तंत्र को, क्योंकि इसमें एमपी की 5 प्रमुख नदियां मिलती हैं, ठीक है। तो गंगा नदी जो अपवाह तंत्र है उसमें 3 उपतंत्र हैं। यमुना नदी उपतंत्र, टोंस नदी उपतंत्र और सोन नदी उपतंत्र। तो यमुना नदी में आता है चंबल, बेतवा और केन, इन तीनों को पढ़ना है हमें। टोंस, उसके बाद टोंस को हम पढ़ेंगे और सोन नदी उपतंत्र को हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गंगा नदी। देखो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये गई गंगा नदी, ये कौन सी नदी गई? गंगा। तो ये है यमुना। यमुना में एमपी की ये चंबल नदी चली गई, बेतवा नदी चली गई, केन नदी चली गई, और यहाँ से डायरेक्ट जाती है। देखो ये गई यमुना में, यमुना गई गंगा में, तो ये डायरेक्ट गंगा में नहीं जाती चंबल, पहले यमुना में जाएगी फिर गंगा में। बेतवा यमुना में जाएगी, यमुना गंगा में जाएगी। केन यमुना में जाएगी फिर गंगा में। ऐसी टोंस रहेगी। टोंस नदी डायरेक्ट जो है वो गंगा में जाती है, और सोन नदी डायरेक्ट गंगा में जाती है, ठीक है। अब यमुना नदी उपतंत्र को हमें पढ़ना है। तो यमुना नदी की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अपन यमुना की जो मतलब इसकी जो उपतंत्र है, मतलब चंबल नदी है, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यमुना को नहीं अपन को पढ़ना है। यमुना नदी के उपतंत्र में चंबल, बेतवा और केन को पढ़ना है। तो जो चंबल नदी है इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल। चंबल का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी महू, इंदौर से। चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? चरमावती है, कामधेनु, धर्मावती और रतिदेव की कीर्ति, ये चंबल नदी के अन्य नाम हैं। इसे खड्ड दर्शियों हैं, ठीक है, दर्शियों होता है ना, उनकी आश्रय स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि ये भीड़ों का निर्माण करती है। इसका जो मुहाना है ये इटावा में जाके, इटावा जिले है यूपी का, उसमें यमुना नदी में मिल जाती है। ये है चंबल नदी। तुम्हें चित्र में बताता हूँ, तुम्हें डायरेक्ट मजा आएगा। ये एमपी है, ये चंबल नदी है। चंबल नदी इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है, फिर धार में जाती है, फिर रतलाम में जाती है, फिर मंदसौर में जाती है, फिर नीमच में जाती है, और उसके बाद मंदसौर के बाद नीमच, राजस्थान में जाती है, श्योपुर में जाती है, मुरैना में जाती है और भिंड में जाती है, ठीक है। चंबल नदी पर कई बांध भी बने हुए हैं, तो उनको हम बांध वाले उसमें पढ़ेंगे टॉपिक में, ठीक है। एक यहाँ पे आप ये मान लो कि गांधी सागर बांध यहाँ पे बना हुआ है नीमच नहीं, मंदसौर में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए श्योपुर, मुरैना, भिंड के बाद ये यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? क्षिप्रा नदी है, जिसका उद्गम होता है काकड़ी बरडी पहाड़ी से, इंदौर से। 195 किलोमीटर क्षिप्रा नदी की लंबाई है। काली सिंध नदी है, इसका उद्गम होता है बागली गांव, देवास से। 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पार्वती नदी, इसका उद्गम होता है सीहोर जिले से। 471 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सेह नदी, इसका उद्गम होता है विदिशा की स्रोत तहसील से, और इसकी जो लंबाई है वहां पे नहीं दी गई है।
अब हम क्षिप्रा नदी को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आईएमपी नदी है। इतना ही पढ़ना है क्षिप्रा के बारे में। क्षिप्रा नदी है, ये काकरीबाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इंदौर, देवास और उज्जैन में ये मिलती है, ठीक है, मतलब बहती है। इसके अन्य नाम है अबनी, पूर्णसिलिका, कनक श्रृंगा, मोक्षदायिनी और पापहरणी। देखो क्षिप्रा नदी के तट पे कुंभ का मेला भी लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसलिए इसे अबनी, पूर्णसिलिका, कनक श्रृंगा, मोक्षदायिनी और पापहरणी भी कहते हैं। इसके किनारे पर उज्जैन में 12 वर्ष की उम्र में मतलब 12 वर्ष में हर 12 साल में महाकुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला। क्षिप्रा नदी के किनारे पर महाकाल मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, भैरव मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, गऊ घाट है और कालिया देह का महल है। ये सारी चीजें मतलब इतने मतलब स्थल हैं, ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के जो आईएमपी फैक्ट हैं उनको भी जान लेते हैं। तो चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं हैं। गांधी सागर परियोजना, ये मंदसौर में चल रही है। ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को ये लाभान्वित करती है। इसकी जो क्षमता है 115 वाट बिजली बनाने की, मेगावाट बिजली बनाने की। उसके बाद है राणा सागर परियोजना, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। उसके बाद है जवाहर सागर परियोजना, ये कोटा में है, ठीक है, राजस्थान में। एक कोटा बैराज भी चलता है चंबल नदी पर। तो कुल ये बांध है, ठीक है, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, और इनकी क्षमता भी आपको दिमाग में रखनी है कि इस जवाहर सागर की क्षमता है 99। इसके बाद है प्रमुख जलप्रपात। तो चंबल नदी है, इस पर जो जलप्रपात है कौन कौन से? चूलिया जलप्रपात है मंदसौर में, चंबल नदी पर है। झाड़ीदार जलप्रपात है इंदौर में, चंबल नदी पर। और शीतला माता जलप्रपात इंदौर में, चंबल नदी पर। चंबल नदी है जो चंबल नदी अब नालिका अपर्दन अथवा बीहड़, ठीक है, रिवाइन लैंड, इनका निर्माण करती है। चंबल में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र किया जा रहा है। डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र कहाँ किया जा रहा है? चंबल में। बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी, इन तीनों के संगम को रामेश्वर संगम कहा जाता है। और ये त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर में है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी नदी, जो यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी है, वो है बेतवा नदी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा मैप नहीं बनाया, एमपी के इतने मैप की जरूरत है बेतवा नदी को समझने के लिए। तो बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम होता है। तो ये गई बेतवा नदी, ऐसे ऐसे गई, यहाँ पे सागर में जाएगी, सागर जिले में, फिर विदिशा जिले में भी जाती है और अशोकनगर जिले में भी जाती है। इसके बाद यूपी में जाएगी, एमपी यूपी, फिर एमपी में जाएगी, ठीक है, फिर यूपी में जाएगी। तो निमाड़ी में बहती है ये, ओरछा इसी के किनारे मतलब स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। फिर इसके बाद ये यमुना नदी में मिल जाएगी, यूपी में। तो देखिए बेतवा नदी के कुछ फैक्ट हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं और एमपी की गंगा भी इसे कहते हैं। शिवपुरी मतलब इसके जो अन्य नाम है, माफ कीजिएगा, अन्य नाम नहीं यार इसमें, अच्छा हाँ, इसके अन्य नाम बता रहा हूँ मैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की गंगा, शिवपुत्री, बेत्रवती, बैंस और विंध्याट की, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है बीना, जामनी, बैंस और धसान। बेतवा नदी की जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 490 किलोमीटर भी दिया रहता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद दोस्तों कैन नदी को जान लेते हैं। कैन नदी इस तरफ से आप ये मान लो, कटनी जिले की कैमूर सीढ़ी से रीठी, मतलब कैमूर पहाड़ी से रीठी तहसील से निकलती है। कटनी में जाएगी, फिर आपके छतरपुर में जाएगी, फिर पन्ना में जाएगी और ऐसे ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ पे ये काय में, यहाँ पे ये यमुना नदी में मिल जाएगी। तो कैन नदी का अन्य नाम है श्रीनाथ, सुक्तिमती, कर्णावती, दृढ़ावती, एमपी की सुंदर नदी। तो एमपी की सुंदर नदी कैन नदी को कहा जाता है। सहायक नदियां कौन कौन सी है? श्यामरी, कोपरा, बेरना, उर्मिल, धनगवा, ये सभी कैन नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखो टोंस नदी को भी पढ़ लेते हैं। टोंस नदी के लिए देखो ये एमपी का मैप है, यहाँ पे देखिए इस तरफ अपन आ गए दाहिने हाथ तरफ। तो देखिए टोंस नदी जो निकलती है वो है अब मैहर से, मैहर के तमसकुंड से के कुलेरी गांव से, तमसकुंड कुलेरी गांव मैहर। मैहर के बाद जाएगी ये सतना में, सतना के बाद जाएगी ये रीवा में, ठीक है। और रीवा के बाद यूपी में जाते हुए ये सिरहा जगह में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है सिरहा जगह में। और इसकी जो टोंस नदी है इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 265 भी लिखा है। तो दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। टोंस नदी को तमस या तमसा या टोंस नदी भी कहते हैं। टोंस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है सेलर, ओड़ा, बीहड़ नदी और बेलन नदी, महाना नदी। ये सभी टोंस नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखो हम झरने बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें झरने नहीं हम पढ़ रहे। अभी केवल नदियां कहाँ से निकलती हैं और कितनी लंबाई है, किस किस जिले में निकलती हैं और किस नदी तंत्र का हिस्सा है वो पढ़ रहे हैं। सोन नदी को अपन पढ़ लेते हैं। सोन नदी उपतंत्र। तो सोन नदी, इसको स्वर्ण नदी, नद नदी, हिरण्य नदी और शुभ दांगी नदी भी कहते हैं। सोन नदी देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अपन अमरकंटक में, यहाँ से यहाँ पे आते हैं।
तो अमरकंटक की यहाँ से निकलती है अनूपपुर से, और उसके बाद ये शहडोल में जाती है, फिर सीधी में जाती है, सिंगरौली में जाती है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सीधे गंगा में, बिहार में जाती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, ये बिहार में जाती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सोन नदी की सहायक नदियाँ रेहंद, कन्हार, जोहिला, बनास और गोबद। ठीक है, ये सभी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम इन्हीं नदियों से संबंधित जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, बांधों के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं उनके बारे में बात करेंगे, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं नदियों से संबंधित ये सारे टॉपिक हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन इन्हीं टॉपिकों के बारे में अब बात करते हैं। अब बात करेंगे आगे हम सिंचाई एवं बांध परियोजनाओं की।